हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो फिजिक्स क्लास 11th के लिए है। जो छात्र नोट्स बना रहे हैं वो बना लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखिएगा। साथ में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेसिक साइंस में ये सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले के वीडियो जो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मैक संख्या क्या होती है। मैक नंबर किसी वायुयान अथवा मिसाइल का वेग एवं ध्वनि का वेग का अनुपात को हम लोग मैक संख्या कहते हैं। यानी वायुयान कितनी तेजी से उड़ रहा है तथा ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकेंड, इसके अनुपात को हम लोग मैक नंबर कहते हैं। तो मैक नंबर का अगर मान 1 से कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आधुनिक, यानी आसोनिक कहते हैं। मैक नंबर 1 के बराबर होता है तो उसको हम लोग ध्वनिक कहते हैं। मैक नंबर 1 से अधिक होता है तो उसको लोग सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक कहते हैं। और मैक नंबर 5 से बड़ा होता है तो यह हाइपरसोनिक यानी अति पराध्वनिक कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा किरणें सबसे पहले देखो, अल्फा किरणें तो होती नहीं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, गामा किरणें होती हैं। तो गामा किरणें इनकी आवृत्ति होती है 10⁻18 से 10⁻20 हर्ट्ज तक। इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरणों का। खोज करता थे हेनरी बेक्वेरेल। गामा किरणों की खोज हेनरी बेक्वेरेल। उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया या रिएक्टर में, नाभिकीय अभिक्रिया या रिएक्टर में, परमाणु में इसका उपयोग किया जाता है। यक्स किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। यक्स किरणों की आवृत्ति 10⁻16 से 10⁻18 हर्ट्ज होती है। इसकी खोज डॉक्टर रामनुजन ने किया था। उपयोग टूटी हुई हड्डियों के जांचने में, एक्सरे करने में, सीटी स्कैन करने में और मेटल डिटेक्टर में, मेटल को ढूंढने में। पराबैंगनी किरणें ये भी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इनकी आवृत्ति 10⁻14 से 16 हर्ट्ज होती है। 10 खोज करता थे रिटर। उपयोग जल का शोधन करने में, अदृश्य लिखावट में, नकली दस्तावेज बनाने में। यूबी ए, यूबी यूबी सी 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। ओजोन परत में पाई जाती है यूबी सी सबसे हानिकारक। दृश्य विकिरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इनकी आवृत्ति 10⁻12 से 10⁻14 हर्ट्ज होती है, जो हम लोग सूर्य का प्रकाश देखते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक न्यूटन ने की थी। सभी वस्तुओं को दृश्य बनाने में, सभी वस्तुओं को विजिबल बनाने में, यानी जो चीज़ें हम देख पाते हैं वो दृश्य प्रकाश के कारण। आवृत्त किरण भी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें 10⁻10 से 10⁻12 हर्ट्ज होता है। खोज करता विलियम हर्सले। उपयोग टेलीविजन का रिमोट में होता है। खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में और रोगियों की सिकाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इनकी आवृत्ति 10�8 से 10�10 हर्ट्ज होती है। हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। उपयोग होता है राडार सिस्टम में। लघु तरंगें, दीर्घ रेडियो तरंगें, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। इनका रेडियो तरंगों में और टेलीविजन में इनका उपयोग होता है। यहाँ पर देखते हैं यांत्रिक तरंगें जो है कास्मिक किरण और आवेशित कण। सूर्य से उत्पत्ति ऊर्जा अधिक होता है कास्मिक किरणों में। कास्मिक किरणें एक आवेशित कण होती हैं, सूर्य से उत्पन्न होती हैं, इनमें ऊर्जा अधिक होती है। कास्मिक किरणें यांत्रिक तरंगें होती हैं। निम्न में से किसका ऊर्जा अधिक होता है, यानी तरंगदैर्ध्य जिसका अधिक होगा उसका ऊर्जा अधिक होगा, यानी गामा किरणें। यहाँ पर देखते हैं ऊष्मा एवं ताप। नेक्स्ट टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। ताप क्या होता है? ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा किया, ठंडा या गर्म या ठंडे का पता लग पाता है, चल पाता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप एक अदिश राशि है। ऊष्मा क्या होता है? ताप में अंतर के कारण जब ताप ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है तो उसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं। तो आप लोग अंतर ध्यान कर लीजिए। उस ताप क्या है? ताप की एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी पदार्थ को गर्म या ठंडे का पता लगता है। कोई पदार्थ ठंडा है कि गर्म ये पता चलता है। और ऊष्मा क्या है? ताप में जब अंतर होता है, यानी कोई वस्तुएं दो हैं जिनमें ताप में अंतर है तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थानांतरित होती है, उसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं। जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ऊष्मा का सही मात्रक जूल होता है। ताप का केल्विन होता है। ऊष्मा का CGS मात्रक कैलोरी होता है। तापमान मापने का पैमाना सेल्सियस से माप सकते हैं, जिसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, फ़ारेनहाइट से, केल्विन से, र्यूमर से और रैंकिन से। तो यहाँ पर हिमांक, क्वथनांक, यहाँ में कितना कितने का अंतर होता है। तो हिमांक जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी बर्फ बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर और पानी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 का अंतर होता है। और वही फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, क्वथनांक 212। यहाँ 273 तो यहाँ 373।
तो इसको ध्यान रखेंगे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में संबंध, तो C/100, F-32/180, K-273/100। और अगर आर र्यूमर को भी लिखोगे तो र्यूमर/80, तो ये आ जाता है। इसको काटेंगे 20 से, तो 20 चक्कू 80, तो ये पूरा फुल फाइनल बनता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये ज़्यादा प्रयोग होता है। C/5 बराबर या C/5 बराबर F-32/9। तो अगर किसी चीज़ को डिग्री सेल्सियस में मतलब कि निकालना है, केल्विन में दिया तो उसमें 273 घटाना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में ले जाना, 273 उसमें ऐड करना पड़ता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है। अगर एक आपको मालूम है तो सूत्र के माध्यम से इन सबको निकाल सकते हो आप लोग। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परम शून्य ताप क्या होता है? जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो -273 पॉइंट मतलब डिग्री सेल्सियस जो है ये परम शून्य ताप होता है। और फ़ारेनहाइट में 459.4 फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग ओके भी कहते हैं परम शून्य ताप को। वैसा तापमान जिस पर गैसीय पदार्थ का अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, यानी जहाँ पर गैस के अणु चल फिर नहीं पाते हैं और गैसीय पदार्थ ठोस में बदल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ध्यान रखेंगे। केल्विन पैमाना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इस पॉइंट को भी नोट रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक देख रहे थे। परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 0 हो जाएगा और इसमें फ़ारेनहाइट में -459.4 फ़ारेनहाइट। शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है। देखो ऐसा एक तापमान होता है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है, तो होता है -40 डिग्री। इसको ध्यान रखेंगे। तापमापी क्या होता है? थर्मामीटर। वैसा यंत्र जिसकी सहायता से तापमान मापा जाता है उसे हम लोग तापमापी कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है: द्रव तापमापी, स्थिर आयतन गैस तापमापी, तापयुग्म तापमापी, संपूर्ण विकिरण तापमापी। द्रव तापमापी देखते हैं, वैसा तापमापी जिसमें द्रव के रूप में पारा और एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, उसे द्रव तापमापी कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। इस पर ये 35 डिग्री से 43 डिग्री तक दर्शाया जाता है। 98 फ़ारेनहाइट से 110 तक दर्शाया जाता है। 37 डिग्री से 98.6 पर लाल का निशान होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 पर एक लाल का निशान लगा होता है। सीबेक प्रभाव, जब दो अलग अलग धातुओं को एक साथ जोड़कर कुंडली बनाया जाता है। जब दो अलग अलग धातुओं को एक साथ जोड़ करके कुंडली बनाया जाता है, दोनों कुंडली पर तापमान का मान बार बार बदल जाता है, तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रभाव को ही हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ पर दो धातुएं अलग अलग लेना है, जैसे एक तांबा ले लिया तो दूसरा कोई दूसरा ले लिया, और यहाँ पर इन दोनों कुंडलियों को जोड़ दिया, यानी C1 C2 कॉइल 1 कॉइल 2। और इसमें क्या होगा, दोनों कुंडली पर तापमान का बार बार बदल जाएगा। यहाँ T1 रहेगा तो यहाँ T2 रहेगा, फिर यहाँ T2 रहेगा तो वहाँ T1 रहेगा। इस प्रकार से तापांतर के कारण धारा इसमें प्रवाहित होती है। इस प्रभाव को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। संपूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर इसको हम लोग कहते हैं। यह उच्च तापमान को मापता है। 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को नहीं माप सकता, ज़्यादा को मापेगा। यह स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है, तो मेथिल अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यानी जहाँ पर पारे से काम नहीं चलता वहाँ पर हम लोग एथिल अल्कोहल का उपयोग कर लेते हैं। स्थिर गैस तापमापी, यहाँ पर तापयुग्म तापमापी या सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए इंपॉर्टेंट पढ़ाते रहेंगे आपको। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टीफन का सिद्धांत। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा, जब हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। इसे हम लोग स्टीफन का नियम कहते हैं। यानी यहाँ पर ई जो है समानुपाती होती है टेम्परेचर की चतुर्थ घात की। जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो सिग्मा एक नियतांक लगाते हैं। सिग्मा को हम लोग कहते हैं स्टीफन नियतांक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जल का असामान्य गुण। जल का असामान्य गुण, अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। घनत्व का फार्मूला आप लोगों को पता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जल का महत्तम घनत्व यानी अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जितने पे घनत्व अधिकतम होगा उतने पे आयतन
न्यूनतम होगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है या 9 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। मतलब आयतन उल्टा होता है, इसको मत याद करिए। घनत्व देख लीजिए, पहले घनत्व बढ़ेगा फिर घनत्व घटेगा। बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, यानी तभी तो पाइपों में पानी भरा होता है और जाड़ों में जब पाइपें पानी जमता है तो पाइपें फट जाती हैं। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है लेकिन घनत्व पानी से कम होता है, तभी तो ये ऊपर तैरता रहता है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से: चालन, संवहन, विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हाँ, विकिरण। चालन, जब ठोस पदार्थ में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है तो उसको हम लोग चालन कहते हैं। इसमें पदार्थ की अणुओं की गति नहीं होती है, ये मतलब कण अपने जगह बैठे रहते हैं, एक दूसरे को ऊष्मा दे देते हैं, बस। इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लोहे का रॉड को गर्म करना, लोहे के रॉड को गर्म करना चालन में आ जाएगा एग्जाम्पल। संवहन, संवहन में देखेंगे जब द्रव एवं गैसीय पदार्थ में, माने द्रव और गैस, लिक्विड और गैस में ऊष्मा को स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है तो उसको हम लोग संवहन कहते हैं। जैसे पानी का गर्म करना, जब पानी को गर्म करते हैं तो नीचे के कण गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के ठंडे कण नीचे आ जाते हैं, तो ये संवहन कहलाता है। धीरे धीरे पानी पूरा गर्म हो जाता है, इसमें अणुओं की गति होती है, इसे माध्यम की आवश्यकता इसमें भी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं विकिरण। तीसरा, रेडिएशन, जब ऊष्मा गैसीय पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें अणुओं की गति सबसे तीव्र होती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है, विकिरण के माध्यम से। वायुमंडल गर्म होता है तो संवहन के कारण, वायुमंडल गर्म होता है तो संवहन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में द्रव भी है और गैस भी माध्यम होता है। यहाँ पर जो है हम लोग ऊष्मा का यहाँ पे देखेंगे तो Q बराबर यम इंटू एस और इंटू थीटा, या Q बराबर यम इंटू सी इंटू थीटा, ये भी फार्मूला होगा। यम माने द्रव्यमान, सी माने विशिष्ट ऊष्माधारिता, थीटा माने ताप में परिवर्तन। गुप्त ऊष्मा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, लैटेंट हीट, जब ठोस पदार्थ नियत ताप पर द्रव में, द्रव पदार्थ में या द्रव पदार्थ गैसीय पदार्थ में बदल जाता है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्यों बराबर एम एल इसका फार्मूला होता है। ध्यान देंगे, जैसे देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, ठीक, इसका क्वथनांक 100 डिग्री, और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप ताप ना बढ़ाएं, मतलब गर्म करेंगे, तो फिर ये पानी उबलेगा नहीं, फिर ये भाप में बदल जाएगा। नहीं, ताप 100 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप जितना फिर ताप बढ़ाएंगे ताप 100 डिग्री ही रहेगा, लेकिन फिर ये भाप में बदलने लगेगा, तो अवस्था परिवर्तन होता है। और वो जो ऊष्मा मिली उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिससे अवस्था में परिवर्तन आ गया। गुप्त ऊष्मा का प्रकार, एक होता है द्रवण गुप्त ऊष्मा, एक होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो जब ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, जब ठोस पदार्थ कहाँ में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, तो उस समय आवश्यक ऊष्मा को द्रवण का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी बर्फ को अगर द्रव में बदलना है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी 5 ग्राम बर्फ को अगर पिघलाना, मतलब पिघलाना है पानी में, तो उसको 400 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार वाष्पन की, तो जब द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे पानी को 540 कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए, जैसे 5 ग्राम पानी को वो गर्म मतलब भाप में बदलना है तो 2700 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, गुप्त ऊष्मा। किरचॉफ के नियम देखेंगे, किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जो ज़्यादा अच्छे अब्जार्बर होते हैं वो इमिटेशन भी उतना ही अच्छा करते हैं, मतलब जितना जल्दी सोखेंगे किसी चीज़ को उतना जल्दी वो फेंकेंगे भी, और खराब अवशोषक खराब उत्सर्जक होते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बताई किरचॉफ ने। न्यूटन का शीतलन नियम, मतलब उसका मतलब समझो किरचॉफ के नियम का, कि कोई वस्तु जितनी जल्दी गर्म होगी वो उतनी जल्दी ठंडी भी होगी। न्यूटन का शीतलन नियम, जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में गर्म होती जितनी जल्दी उतनी देर, मतलब जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी, देर से गर्म होती तो देर से ठंडी। न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार कोई पदार्थ को ठंडा से थोड़ा ठंडा करने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय थोड़ा ठंडा से बहुत ज़्यादा ठंडा करने में लगता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई वस्तु ठंडा है और उसको थोड़ा ठंडा करोगे तो जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा समय तब लगेगा जब थोड़े ठंडा से बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे, मतलब और ठंडा करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे बताया गया 30 डिग्री से 20 डिग्री ठंडा करोगे तो 10 मिनट लगेगा, लेकिन 20 डिग्री से 10 डिग्री करोगे तो 10 मिनट से अधिक, मैंने 15-20 मिनट भी लग सकता है।
15 मिनट से कम नहीं लगेगा। ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम ऊष्मा की परिभाषा को बताता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये क्या करता है, ऊष्मा की परिभाषा को बताता है। ऊष्मीगतिकी का द्वितीय नियम, इस नियम से ऊष्मा का प्रवाह की दिशा के बारे में पता चलता है। द्वितीय नियम ये बताता है कि ऊष्मा किधर से किधर चल रही है, मतलब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर या ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, किसी पदार्थ का तापमान न्यूनतम तापमान तब यहाँ पे देखेंगे किसी पदार्थ का तापमान न्यूनतम तापमान तक कम नहीं किया जा सकता, अर्थात एंट्रोपी के बारे में बताता है। तीसरा नियम ये कहता है कि किसी पदार्थ का तापमान बहुत कम नहीं किया जा सकता, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है कि नेक्स्ट वीडियो में भी बता रहे हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लास्ट में बताएंगे वीडियो के। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश, कैसे प्रकाश से ऊर्जा बनती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। इसका जो है कण के बारे में कि प्रकाश कण के रूप में चलता है तो इसको न्यूटन ने बताया, आइंस्टीन ने बताया, लेकिन तरंग के रूप में चलता है तो इसको हाइगेंस और मैक्सवेल ने बताया। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। नोट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तरंगों के बारे में हाइगेंस ने बताया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम देकार्ते ने प्रस्तुत किया, लेकिन श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो प्रकाश का वेग हम लोग पढ़ते हैं 3 × 10⁸, ये रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, 10th क्लास से पढ़ते हुए आप लोग आते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन हमें वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंगें। ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा होती है hν, E = hν। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का, कण के रूप में भी चलता है, तरंग के रूप में भी। कण अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग हो जाता है। जैसे वो निर्वात में 3 × 10⁸ और जल में 2 × 10⁸, मतलब जल में 2.25 × 10⁸ और कांच में 2 × 10⁸ होता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण ये सभी संभव है। इसे श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसको हम लोग बैजानी हपी नाला के नाम से जानते हैं, बिबग्योर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल लिखी है। कांच में 2 × 10⁸, पानी में 2.25 10⁸, हवा में 3 × 10⁸। निर्वात में भी जो है यहाँ पर कुछ कम होगी। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 3900 से 4300 एंगस्ट्राम तक होती है। जामुनी की 4300 से 4600 एंगस्ट्राम। इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं लाल रंग की 6400 से 7800। दो आप लोग याद कर लीजिए, बैंगनी रंग की 3900 से 4300 तक और लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है 7800 एंगस्ट्राम तक। तरंगदैर्घ्य और वेग बाकी सब घटता है। ऊर्जा, अपवर्तनांक, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो यहाँ पर लिखा तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्राम में। 1 एंगस्ट्राम में होता है 10⁻−10 मीटर। इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं, यही हम लोग देख रहे थे। इसको हम लोग बिबग्योर के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। यहाँ पर देखें, जब प्रकाश तरंग के रूप में हो तो कौन कौन सी घटनाएं दिखती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये और प्रकाश रुजुरेखी रेखा में गति करता है। तो ये तरंगों के कारण हो पाता है। जब प्रकाश कण के रूप में हो तो क्राम्पटन सिद्धांत, फोटॉन का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब हम लोग देखेंगे करण, मतलब किरण रे। जब प्रकाश सीधी रेखा पथ पर गति करता है तो उसको हम लोग किरण कहते हैं। इसे तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, तीर के दिशा द्वारा दिखाया जाता है। और जब ढेर सारी हो जाती है तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक किरणें एक साथ मिलती हैं तो उनसे बने किरणों को हम लोग किरण पुंज समूह या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का प्रकार समांतर किरण पुंज भी हो सकता है और यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज भी हो सकता है। अभिसारी का मतलब होता है जब उत्तल लेंस में से निकलती तो एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इनको हम लोग अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी जब उत्तल लेंस से निकलती हैं तो वो फैल जाती हैं, तो उनको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी समान होती है उसे समांतर किरण पुंज
कहते हैं, जिसे सूर्य की का प्रकाश। अभिसारी किरणपुंज कन्वर्जिंग बीम वैसा किरणपुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे आवर्धक लेंस, जिसको हम लोग मैग्निफिकेंस लेंस या उत्तल लेंस कह सकते हैं। अपसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है उसे हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे टार्च या फिर अवतल लेंस से निकली हुई किरणें। अब हम लोग देखते हैं दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तु जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती है। सूर्य, तारा, जुगनू, जलती हुई मोमबत्ती, टार्च, बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, किसी दूसरे के द्वारा दिखती हैं। चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, ये सारी चीजें। प्रकाश स्रोत देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर होते हैं तीन प्रकार की, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी, यानी ट्रांसपेरेंट, आपकी और ट्रांसलूसेंट। तो यहाँ पर जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। साफ पानी, हवा, कांच। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार बिल्कुल नहीं हो पाता। पारदर्शी लकड़ी, ईंट की दीवार, पत्थर, किताब, टेबल आदि। पारभासी वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो जाता है, जैसे गुब्बारा, बैलून, कुहासा, कोहरा, खून, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि। प्रकाश स्रोत देखते हैं, नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम यानी लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, ये कृत्रिम प्रकाश, इसको मानव ने बनाया। सूर्य, तारा, जुगनू, इसको जो है किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखेंगे क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। रेगुलर और अरेगुलर, मतलब इरेगुलर। यह चिकनी सतह पर होता है और ये कैसे होता है? खुरदरी सतह पर होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ यही बताया गया कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन का ये पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तन तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते। यहाँ पे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अब आप मतलब विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नोट, प्रकाश का परावर्तन के पश्चात प्रकाश की तीव्रता में क्या होती है? कमी आती है, जिसमें जितनी तेजी से ये आएगी किरण उतनी तेजी से वापस नहीं जाएगी। प्रकाश का परावर्तन का नियम सभी पृष्ठों पर लागू होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके जो है बारे में वैज्ञानिक सीवी रमन ने बताया था सबसे पहले, तो इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सर वेंकट रमन। तो यहाँ पर जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराती है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी हरा या नीला दिखाई पड़ना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ना, अंतरिक्ष यात्री के द्वारा आकाश देखने पर काला दिखाई देना। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की। तो यहीं पे ये टॉपिक जो है आज संपन्न होता है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।